हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल जो है उस चैप्टर को। याद होगा सब लोग को तीन तरह का मैग्नेटिक मटेरियल्स हम लोग सामान्यतः पढ़ेंगे। तीन तरह का सामान्यतः, वैसे अब देखा जाए तो बहुत और भी हैं, लेकिन तीन हम सामान्यतः पढ़ेंगे। जिसमें पहला बात हम लोग बात करेंगे वो होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोला मैंने बेटा? डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा बोलेंगे हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तीसरा हम बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसके अलावा भी फेरीमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरीमैग्नेटिक मटेरियल और अन्य भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन वो हम लोग के सिलेबस में न होने के कारण हम लोग केवल इस तीन का ही बात करेंगे। डाया, पैरा और फेरो का बात हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से करेंगे। इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन में है बेटा कि हम लोग को तीन ही बात करना है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल किसको कहते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल को यदि ऐसा सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, इफ सब्सटेंस इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये मैग्नेटाइज्ड हो, किधर की तरफ जाए भाई? ये स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागे। किधर से किधर भागे? स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागे। मतलब इसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसको कहते हैं जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। मटेरियल है, किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो जो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखें और उसका मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट हो तो उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ भागेगा। मतलब हाई मैग्नेटिक फील्ड से किधर की तरफ भागने पास करेगा? लो मैग्नेटिक फील्ड में जाना जाएगा। इधर यदि हाई मैग्नेटिक फील्ड है, इधर लो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हाई से लो की तरफ भागेगा। उसी को कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल वो है जिस मटेरियल को यदि मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाए, डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इट विल मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। समझ में आया ये बात आपको? जैसे इसका कुछ एग्जांपल भी दिया गया बड़े अच्छे से। कहा गया डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा गया, यहां नॉर्थ पोल है मान लो और यहां साउथ पोल है। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल वाला रॉड रखा गया यदि, और रॉड को हमने ऐसे रखा, तो तुम्हें याद होगा ना पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो नॉर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, साउथ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और बीच में मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो अब जब ऐसे रखोगे ना along ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के लाइन से along, तो हम देखेंगे ये जो हमारा जो मटेरियल है वो यहां से भागेगा। क्या करेगा? भागेगा। इधर स्ट्रॉन्ग है, बीच में वीक है, तो ये भागेगा और भागकर ऐसे आ जाएगा बीच में। और बीच में आएगा ही नहीं, बल्कि नॉर्थ के सामने यहां पर नॉर्थ आएगा ताकि इसका अपोज करे, और साउथ के सामने साउथ आएगा। क्यों? क्योंकि ये किधर भागता है? डायमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा। और इसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो, जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ इधर है और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है, तो इधर देख रहे हो ना, इसका जो मैग्नेटाइजेशन आया, डायपोल आया, मैग्नेटिक मोमेंट आया, वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट आया। देख रहे हो ना, नॉर्थ का अपोज करेगा ये हमेशा। जो अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा उसका ये अपोज करेगा। ऐसा मैग्नेटाइजेशन होगा ताकि वह अपोज करे। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं ये किधर जाएगा? स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा। तो रॉड को हम अलाउंग रखे थे मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग, तो ये तुरंत परपेंडिकुलर हो जाएगा, तुरंत छोड़ते ही परपेंडिकुलर हो जाएगा और नॉर्थ के सामने नॉर्थ और साउथ के सामने साउथ आएगा। बल्कि लोग ये भी कहते हैं कि यदि डायमैग्नेटिक लिक्विड रखेंगे तो क्या होगा? जैसे यूट्यूब बना दिया और यूट्यूब बनाकर कहें कि इसमें डायमैग्नेटिक लिक्विड रखा जाए, तो जैसे ही आप डायमैग्नेटिक लिक्विड रखेंगे, इसमें लिक्विड भर दीजिए और कहिए कैसा लिक्विड है ये? डायमैग्नेटिक। जैसे ही डायमैग्नेटिक रखोगे ना
तो यहां से ये लिक्विड नीचे जाएगा और इधर ये लिक्विड ऊपर जाएगा। इसको बोलोगे भाई फील्ड में रखते ही ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, इधर स्ट्रॉन्ग है, वीक मिलिट्री फील्ड है, इधर मिलिट्री फील्ड नहीं है, इधर से भागने का कोशिश करेगा, भागो मिलिट्री फील्ड से, और ये भागेगा तो इधर का लेवल नीचे और इधर का लेवल ऊपर। हम पहचान जाते हैं ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। और भी डायमैग्नेटिक मटेरियल है। अब लोगों ने तुमसे कहा नहीं भाई सुनो सुनो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक चीज भी समझिएगा आप सब। नॉर्थ और साउथ पोल यदि थोड़ा सामान्य दूरी पर रखे होगे तो निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम, क्योंकि नॉर्थ से लाइन निकलता है और इसका साउथ इधर होगा ना, ऐसे निकलता है लाइन और ऐसे जाता है, इधर से भी ऐसे निकलता है, इधर देखा जाए तो साउथ से निकलता है, ऐसे साउथ की तरफ आता है, इधर से आएगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ भी ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, तो यहाँ डायरेक्शन अपोजिट आएंगे। तो निसंदेह जब सामान्य दूरी पर इसको रखते हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, बीच में कम रहता है। कभी कभी बहुत पास रख दिया, एकदम नियर कर दिया, तो नियर कर दिया तो लाइन लगभग सीधा सीधा हो जाता है, उस समय बीच में कम नहीं बल्कि बीच में ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब एकदम क्लोज कर दिया जाए और देखते भी होगे उस समय आप इसको लाओगे पास में, तो ये आप दूर रखो कोई बात नहीं, कोई एकदम बहुत पास लाते हो तो क्या मैग्नेट झटके से आ जाता है कि नहीं पास, मैग्नेटिक फील्ड बीच में बहुत ज्यादा हो जाता है उसका। तो ये बात आप लोग सब लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम लोग समान दूरी पर यदि रखते हैं और यहाँ पाउडर रखा जाए, किसका बेटा, किस मटेरियल की बात करें, डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल का पाउडर फॉर्म में रखा जाए, बराबर करके तुम लेवल रखो, तो थोड़ी देर में जैसे तुम यहाँ रखोगे इस जगह, तो तुम देखोगे कि ये स्ट्रॉन्ग से भागेगा वीक की तरफ, तो इधर थोड़ा सा कम और बीच में कुछ ढेर टाइप का हो जाएगा। समझ जाएंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग से भागकर वीक बीच में आ गया है। हाँ, वो अलग बात है कि बदमाशी करता है, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, इनको एकदम पास में रख दिया गया इनके पोल्स को, जब पोल को पास में रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा भाई, क्योंकि बीच में मैग्नेटिक फील्ड तब ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ गड्ढा भी बन सकता है। लेकिन सामान्य क्वेश्चन में यदि रख के ऐसे रखेंगे तो बीच में वीक होगा। सामान्य क्वेश्चन में बहुत नजदीक नहीं रखने को कह, जब क्लोज नहीं कर दे रहा एकदम क्लोज, तब बदल जाएगा, तो बीच में ज्यादा हो जाएगा। समान क्वेश्चन में बीच में कम है तो सब भागेगा स्ट्रॉन्ग से बीच की तरफ और इधर ढेर ऊपर हो जाएगा, ये हम बात कर रहे थे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स इज द मटेरियल व्हिच इज मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो, मतलब ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाए, तो ऐसे को हम कहते हैं डायमैग्नेटिक फील्ड। रॉड रखोगे नॉर्थ और साउथ पोल के बीच अलाउंग रखोगे तो तुरंत रोटेट करके वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, नॉर्थ के सामने नॉर्थ और साउथ के सामने साउथ पोल बन जाता है। इसका मैग्नेटाइजेशन बहुत वीक होता है, याद रखिएगा डायमैग्नेटिक में मैग्नेटाइजेशन वीक होता है। लेकिन ये भी बोला जाता है कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी लगभग सब में होता है। जैसे कहा जाए ना पैरा है तो पैरा में भी डायमैग्नेटिक नेचर है, भले पैरामैग्नेटिक नेचर उस पर डोमिनेट हो जाए, तो ये सब में रहता है डायमैग्नेटिक नेचर। तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की बातें हमारी समझ में आएंगी आप लोगों को। तो जैसे कहा मैंने लिक्विड है, यूट्यूब में रखा तो पोल के बीच में रखेंगे तो यूट्यूब से भागेगा वो किधर, नीचे की तरफ जाएगा, जो बीच वाला तो दूसरी साइड में तो बढ़ जाएगा। इस तरह डायमैग्नेटिक मटेरियल का यह बात तो क्लियर हो गया, क्या क्या बात थी। लेकिन अब आता है भाई ये डायमैग्नेटिक नेचर होता किसमें, डायमैग्नेटिक नेचर आ रहा है, ये डायमैग्नेटिक नेचर होता किसमें, तो बोला गया डायमैग्नेटिक नेचर उसी में होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में हो। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पेयर्ड। याद होगा एमओटी थ्योरी पढ़े हो आप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें आप लोग इलेक्ट्रॉन भरना सीखते हैं मॉलिक्यूल में। तो यदि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो समझ जाओ उसमें डायमैग्नेटिक नेचर आएगा, पढ़े भी हो केमिस्ट्री में। वह सभी में जिसमें तुम्हें लगे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है, और जानते हो पेयर्ड में होगा तो पैरेलल और एंटी पैरेलल, जो याद होगा ना सब लोग, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो स्पिन कर रहा होगा तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा ना। एक क्लॉकवाइज घूम रहा और एक एंटी क्लॉक होता है ना, हर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है।
याद है ना, हमने बोला चार्ज घूम रहा है तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा उसमें नेट डायपोल मोमेंट क्या रहता है, जीरो। हर एटम का नेट डायपोल मोमेंट जीरो, क्योंकि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितने में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वह सभी डायमैग्नेटिक मटेरियल है। जितने में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सभी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और उनका नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए जब फील्ड में रखा जाता है तो हम क्या डिस्टर्ब करते हैं, उसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो है। जब फील्ड में दिए तो हमने एक किसी का सपोर्ट किया होगा, एक फील्ड का, एक मैग्नेटिक मोमेंट का सपोर्ट करेगा। जब एक का सपोर्ट करेगा तो मिनिमम एनर्जी में रहने के लिए दूसरा वाला क्या हो जाएगा, उसका अपोज करना शुरू कर देगा, और यहीं पर क्या हो जाता है बेटा, वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सके, वो अपने एनर्जी को कम रख सके, मिनिमम रख सके। एनर्जी को मिनिमम ही रखना चाहिए, क्योंकि नेट डायपोल मोमेंट जीरो है। आपने फील्ड दिया तो किसी एक का सपोर्ट किया, तो दूसरा वाला जो उसके अपोजिट होगा वो चाहेगा भाई फील्ड से बाहर भागो, फील्ड से बाहर भागो, ताकि हम उसके इफेक्ट को रोक सकें ना, एनर्जी बढ़ रहा है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। तो जनरली डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसी में मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ठीक, डायमैग्नेटिक मटेरियल। जैसे इसमें लोग एग्जाम्पल पूछते हैं क्या है भाई डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल, आप भी बता सकते हो डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल क्या है? हाँ, एंटीमनी, बिस्मथ, वाटर, है ना, ये सब एंटीमनी, बिस्मथ, वाटर मटेरियल, ये सब एग्जाम्पल है किसके बेटे, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के, जिसमें आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे वो डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर? हाँ, ये वीकली मैग्नेटाइज होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट ये मैग्नेटाइज होगा ना। जिधर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हो उसको, है ना, और जो मैग्नेटाइजेशन होगा उसके अपोजिट होगा। दूसरे वर्ड में ये स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने का प्रयास करता है, ठीक। ये था डायमैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एक एक करके हम समझते जा रहे हैं। डायक्लियर हो गया सब, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा, इसीलिए जब फील्ड दिया जाता है तो एक का वो सपोर्ट करेगा तो ऑटोमेटिक है वो जीरो एनर्जी मिनिमम रखने के लिए वो भागना चाहेगा उससे दूर, और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल के बाद बात होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो वीक होगा, लेकिन मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटाइजेशन वीक होगा लेकिन मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटाइजेशन वीक होगा लेकिन मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में होगा। किसकी बात करें बेटा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आप कहते हो मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कहो या मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहो, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कहो या मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहो, बतवा बराबर। तो ठीक है ना बेटा? तो जो आप कहे यहाँ पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो है जिसमें मैग्नेटाइजेशन जो हो वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, तो पैरामैग्नेटिक। हाँ, पैरामैग्नेटिक में जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो थोड़ा वीक होता है ना। तो अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक के बारे में। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसी में होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब हर के पास एक डायपोल मोमेंट हो, हर के पास एक डायपोल मोमेंट हो। पैरामैग्नेटिक नेचर उसी में आएगा जिसमें हर एटम के पास अपना एक डायपोल मोमेंट हो। अपना एक डायपोल मोमेंट होने का क्या मतलब है? अपना एक डायपोल मोमेंट होने का मतलब है कि हर के पास एक डायपोल मोमेंट तभी रहेगा जबकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब यदि देखो उसमें पेयर्ड भी होगा तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके पास डायपोल मोमेंट है, ये डायपोल मोमेंट है तो पैरामैग्नेटिक नेचर है। अब जैसे इसको समझाया ऐसे जाता है कि देखो भाई,
हर एटम, एक पिक्चर है, एक स्कीमेटिक डायग्राम जिस समझ में आ जाए कि हर एटम है, इसके पास इधर डायपोलमेंट, 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 नेट डायपोलमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन जैसे ही तुम फील्ड लगाओगे तो क्या होगा? फील्ड लगाते ही ये जो डायपोल है क्या इस डायरेक्शन में ओरिएंट होने लगे। ये जो डायपोल है इस डायरेक्शन में क्या होने लगे? सब देखो ना, ये यम है और ये बी दिया तो सभी यम क्या होंगे? बी के डायरेक्शन में आएंगे ताकि उनकी एनर्जी मिनिमम हो। और जब इस डायरेक्शन में ये आना शुरू कर देंगे तो हम कहेंगे देखो ये मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। इसको मैग्नेटाइजेशन कहेंगे। अब इसी डायरेक्शन में आ रहा है। समझ में बात क्या रहा? हाँ, अच्छा एक बात तो मेरी समझते होगे कि इसमें मैग्नेटाइजेशन इसी में, मतलब हम ये कर सकते हैं ना, यहाँ बाहर फील्ड यदि हम लिखते हैं बी नॉट, तो इसके अंदर क्या फील्ड होगा? इसके अंदर जो बी लिखोगे, तुम भी सोचो ना, इसके अंदर जो बी लिखोगे वो बी नॉट तो रहेगा ही, लेकिन जब ये सब एक डायरेक्शन में होंगे तो इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। जब ये अप्लाई नहीं किए थे, तुम जब ये अप्लाई नहीं किए तो नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो था, नेट मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो था। तो ये अप्लाई करते सब एक डायरेक्शन हुआ तो इन डायपोल के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक डायपोल का। और फिर इसका भी है तो अंदर जब बी लिखना पड़ेगा बी नॉट प्लस बी एम। किसमें बात कर रहे बेटा? यदि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, जबकि डाई में कहा था क्या भाई? मैग्नेटाइजेशन बहुत वीक होगा डाई में और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उसके अंदर बी लिखना पड़ेगा। तो बी बराबर क्या लिखाएगा? बी नॉट माइनस बी एम होगा। मतलब मैग्नेटाइजेशन जो होगा भी वो बहुत कम होगा, लेकिन जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन के अपोजिट। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ही लैंग्वेज में लिखेगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइज करने वाला फील्ड बाहर। तो ये यदि बात लिखे तो समझना डाईमैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट है। और ये जब लिखे बी नॉट प्लस बी एम तो समझ जाओ बी नॉट बाहर है फील्ड और बी एम क्या इसके अंदर है। और बी नॉट प्लस बी एम जो है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। किसके अंदर बेटा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल उसी में होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हर एटम का एक डायपोल मोमेंट होगा। तो सिंगल सिंगल हर एटम का नेट डायपोल, ऐसे डायपोल। यदि हम फील्ड नहीं अप्लाई किए तो नेट डायपोलमेंट क्या है? जीरो, इसलिए अंदर कोई फील्ड नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही फील्ड अप्लाई करेंगे तो सभी डायपोल मोमेंट मिनिमम एनर्जी में रहने के लिए यम बी की डायरेक्शन में रहना चाहिए। याद हो ना, यू बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा होता है। थीटा 0 कॉस 0 1 तो एनर्जी मिनिमम। तो यम बी की डायरेक्शन होने के लिए ऐसे होंगे। अब कहेंगे अंदर मैग्नेटाइजेशन हो गया, मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन हुआ, जी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बी नॉट प्लस बी एम हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? बाहर बी नॉट ही फील्ड है जो अप्लाई किया गया। हाँ, ये था पैरामैग्नेटिक। अब आते भाई पैरामैग्नेटिक कैसे, रॉड में क्या प्रॉपर्टी होता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल समझ गए होंगे, उस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फील्ड है या मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज द सब्सटेंस व्हिच इज मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक, हाँ आया कि नहीं भाई पैरामैग्नेटिक फील्ड के बारे में? तो अच्छा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा? ये वीक से किधर भागेगा? स्ट्रॉन्ग की तरफ। किधर भागेगा? वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ भागने का प्रयास करेगा। इसी आधार पर तुम बोलते हो यदि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का रॉड है नॉर्थ है, ये साउथ पोल है। अब इसमें हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल का रॉड ऐसे रखा है, मान लो ऐसे रखा। तुम ऐसे रखोगे तो ऐसे रहेगा नहीं, क्योंकि तुरंत क्या करेगा? ये किधर भागेगा? ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ भागेगा। वीक से स्ट्रॉन्ग तुमने नॉर्मल रखा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के, तुरंत ये मैग्नेटिक फील्ड के अलाउ आ जाएगा। तुरंत मैग्नेटिक फील्ड के अलाउ, तुरंत क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के अलाउ आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे भाई? यहाँ क्या लिखोगे? ये नॉर्थ के सामने साउथ और साउथ के सामने नॉर्थ। देखोगे ना, इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो इधर हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है, या मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। ये बन गया हम लोग का क्या बेटा? ये देख रहे हो ना, ये नेचर किसका है? पैरामैग्नेटिक। ऐसे रखोगे भी ना तो ये तुरंत घूम के अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा।
ऐसे रखते थे कम मैग्नेटिक फील्ड के केस में, लेकिन ये ऐसे आए और नॉर्थ के सामने साउथ और साउथ के सामने नॉर्थ। अब पैरामैग्नेटिक लिक्विड रखो यूट्यूब में, यूट्यूब है, पैरामैग्नेटिक लिक्विड रखोगे बेटा, जैसे ही पैरामैग्नेटिक लिक्विड रखोगे यूट्यूब में तो तुरंत ये क्या होगा, ऊपर खींच लेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में भागते हैं, इधर भाग खींचेगा, इधर का लेवल डाउन हो जाएगा। इसी तरह यदि हम तुमसे ये कहें कि एक पाउडर है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का और उस पाउडर को रख दिया गया ऐसे, तो मालूम है ना वीक में मैग्नेटिक फील्ड कम और किनारे ज्यादा होता है, तो थोड़ी देर में दिखेगा कि बीच में गड्ढा हो गया और किनारे किनारे। ये नेचर था किसका बेटा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। कहीं से टफ है। डाया कब है बेटा, डाया में क्या होता है बेटा, डाया में इसका जो मैग्नेटाइजेशन वीक होगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट मैग्नेटाइज होगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ भागता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का भी मैग्नेटाइजेशन वीक ही होता है लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल उसमें पाया जाएगा जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल का नेचर उसमें पाया जाएगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें हर एटम के पास इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट होता है, हर एटम के पास इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट होता है। इसीलिए जब आप फील्ड नहीं अप्लाई करते हो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, जीरो। जब फील्ड अप्लाई नहीं करते हो तो नेट डायपोल मोमेंट क्या रहता है, जीरो। लेकिन जैसे ही फील्ड अप्लाई करते हो सब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट होना शुरू कर देते हैं। ये जो था बेटा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नेचर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबके पास नेट, हर एटम के पास नेट डायपोल मोमेंट है और नेट डायपोल मोमेंट कहीं ना कहीं, सबके पास क्या बेटा, नेट डायपोल मोमेंट, और कहीं ना कहीं नेट डायपोल मोमेंट जो है वह जीरो होता है। पूरा नेट डायपोल मोमेंट रहेगा लेकिन जब टोटल सम होगा वो जीरो रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही आ जाता है। ये तो नेचर था डाया पैरा फेरो। फेरोमैग्नेटिक कर सकते हो, पैरामैग्नेटिक का ही सुपरलेटिव डिग्री है। किसका बेटा, पैरामैग्नेटिक का ही सुपरलेटिव डिग्री है क्या, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कहते हैं इसका भी मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। था लैंग्वेज में अच्छा बोलो तो कहोगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज दोज मटेरियल व्हिच इज मैग्नेटाइज्ड, यानी व्हिच इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक, हाँ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता क्या है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक नहीं है, एक एटम में कई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एक एटम का अपना एक डायपोल मोमेंट होता है। इसमें एक एटम में कई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब कई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हर एटम का अपना एक डायपोल मोमेंट होगा। अब आप समझिएगा, अब इसका जब डायपोल मोमेंट होगा वो भी तगड़ा डायपोल मोमेंट होगा ना। जैसे कि हमने कहा था ना, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे लेकिन संख्या ज्यादा है, इसलिए डी और एफ ब्लॉक में आप क्या कहते हो कि फेरोमैग्नेटिक नेचर होता है, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो क्या होगा उस एटम में, जानते हो सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में स्पिन करेगा। पढ़े हम लोग, कौन सा प्रिंसिपल था उसका, तो सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि सेम डायरेक्शन में हैं, स्पिन कर रहे हैं, तो आप कहो कि सबका डायपोल मोमेंट जुड़ जाएगा। जुड़ के जो एटम का डायपोल मोमेंट तगड़ा आएगा और तगड़ा आएगा तो वो अपने बगल वाले को इफेक्ट करेगा, फिर इसके अगल। तो इसमें आप कह सकते हो ना, पैरामैग्नेटिक में इंडिविजुअल एक एक एटम का डायपोल मोमेंट था। इसमें क्या होता है कि सब ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप माने पूरे एक जो है वो एक डायरेक्शन में रहेंगे, इसको कहेंगे लो भाई यह है पूरे के पूरे एक एटम एक ही डायरेक्शन, सब एटम का डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन। तो मतलब ये इंडिविजुअल न रह के सब आपस में इंटरेक्शन करके एक ग्रुप में होते हैं, झुंड के रूप में होते हैं, और इसी ग्रुप को हम नाम देते हैं डोमेन। डोमेन कहेंगे वह एटम का ग्रुप जिनके मैग्नेटाइजेशन का जिनके मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी मैग्नेटाइजेशन नहीं,
जिनके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम है। ग्रुप ऑफ एटम, डोमेन क्या है? ग्रुप ऑफ एटम हैविंग द सेम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्शन। इस ग्रुप ऑफ एटम को हम डोमेन कहते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन के रूप में ये रहते हैं। यहां देखोगे ऐसे रहेगा, यहां देखोगे ऐसे होगा, यहां देखोगे ऐसे रहेगा। तो देखा जाए इस तरह से देखा तो नेट डायपोल मोमेंट 0 है। इसका इधर से पहले, इसका इधर से, तो जब फील्ड नहीं अप्लाई किए तो नेट डायपोल मोमेंट 0 है। तो क्या बोला गया? फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नहीं है, पहला थोड़ा वीक मैग्नेटाइज होता है और फेरो जो फेरो है वो बेटा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन है। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? इंडिविजुअल एटम का डायपोल मोमेंट होता है और फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा? ये ग्रुप में होंगे, ग्रुप में होंगे। और ग्रुप में होंगे तो क्या कहेंगे? एक ग्रुप जिसके पास सेम डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट है, वो ग्रुप ऑफ एटम को हम डोमेन कहते हैं। डोमेन उस ग्रुप ऑफ एटम को करें जिसका डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन है। तो ये एक डोमेन, दो डोमेन, तीन, चार, अप्लाई नहीं किए फिर तो नेट डायपोल मोमेंट क्या है? 0। कुछ भी आया हमारे स्टूडेंट को? अब हम कहते हैं इसमें फील्ड बाहर से अप्लाई करते हैं। जैसे ही फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसमें मैग्नेटाइजेशन तगड़ा होता है। बोलने वाले तो कहते हैं इसमें दो तरह से मैग्नेटाइजेशन होता है। एक तो ये होता है कि ये जो डोमेन है वो रोटेट कर करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है ना, डोमेन का डोमेन रोटेट करते हैं साथ। और एक ही होता है कि अब जैसे इसका है, ये वाला है, ये इधर इस पर फील्ड लगा, ये मुड़ते गए, कुछ इसका डोमेन का साइज बढ़ने लगता है। जो सेम डायरेक्शन में है, फील्ड के डायरेक्शन वाला जो डायपोल मोमेंट है उसके डोमेन का साइज इधर घूम गया, इस डोमेन का साइज धीरे बढ़ने लगा। दोनों इवेंट होता है। कुछ कुछ जगह तो ग्रुप का ग्रुप ही घूम जाता है, कुछ जगह क्या होता है, ये डोमेन का डायरेक्शन है, इधर बगल वाला इसका साइज क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। साइज बढ़ने का मतलब डोमेन का साइज बढ़ने का मतलब इसके भी कुछ एटम इसी डायरेक्शन में रोटेट करके, कुछ एटम इसके भी कुछ एटम रोटेट करके, तो इस डोमेन का साइज बढ़ने लगा। और कई कई जगह ऐसा होता है कि ग्रुप छोटे ग्रुप है डोमेन का, तो सब के सब उस फील्ड के डायरेक्शन ओरिएंट हो गए। तो कह सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, समझ रहे होंगे समझो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी आप यही कहेंगे कि जैसे फील्ड अप्लाई किए तो अंदर B बराबर B0 प्लस Bm होगा, लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। सुपरलेटिव बहुत तेज होता है और ये ग्रुप के ग्रुप जाते हैं, तो इसमें मैग्नेटाइजेशन बहुत तेज होता है, कंपेयर टू Bm का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा इसका। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये बात थी। कुछ आ रहा है समझ? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कर सकते हो, पैरामैग्नेटिक का भी सुपर, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा हो जाता है, इसमें एटम का डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है, इसमें इंडिविजुअल एक एक एटम के डायपोल मोमेंट नहीं होते, इसमें जब भी डायपोल मोमेंट होंगे सब ग्रुप में होंगे और ग्रुप में भी सेम डायपोल मोमेंट रख रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम कहते हैं डोमेन। तो डोमेन के रूप में फील्ड नहीं अप्लाई करोगे तो नेट डोमेन का डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा सबका मिलाकर, लेकिन जैसे ही फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा? कुछ डोमेन रोटेट होकर फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएंगे और उनका डायपोल मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा, अब कुछ डोमेन का साइज क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इस तरह से वो मैग्नेटाइज होते हैं। अब एक बात और है, सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? क्या कहें? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? निसंदेह टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका थोड़ा थोड़ा मैग्नेटाइजेशन घटेगा, थोड़ा घटता है ना, थोड़ा थोड़ा घटता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते 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 बहुत बढ़ा दोगे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मैग्नेटाइजेशन थोड़ा घटता है, लेकिन जो घटने का तरीका है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जब तक। तो टेम्परेचर घटाने पर होता जाता है, घटते जाता है। एक समय ऐसा आता है कि आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे जाते हो तो जो ग्रुप दिख रहा है ना, ग्रुप भी भाई जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस आएगा, फैलेंगे तो जाते जाते बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दो टेम्परेचर तो रैंडमनेस आ रहा है, सब रैंडम हो रहे हैं। रैंडम होते होते ऐसा हो जाए स्थिति कि ये इंडिविजुअल एटम की तरह बिहेव करने लगे ना, तो अपने एक डायरेक्शन में रख के इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया कि अब ये रैंडम मोशन, रैंडम डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होने लगा, सबका ग्रुप में न रख के डोमेन रख के, ऐसा पिक्चर होने का मतलब ये बन गया पैरामैग्नेटिक नेचर। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद क्या हो जाता है? पैरामैग्नेटिक नेचर का बिहेवियर शो करता है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर, यदि क्यूरी टेम्परेचर के नीचे है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्यूरी टेम्परेचर के नीचे है तो उसका नेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होगा। फेरो टेम्परेचर यदि क्यूरी, फेरोमैग्नेटिक
क्यूरी टेम्परेचर के नीचे है तो वह फेरोमैटिक मटेरियल है, लेकिन इसका टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हो गया तो वह बन जाएगा पैरामैग्नेटिक नेचर। इसके अंदर पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है। जब टेम्परेचर कम है तो ये डोमेन के रूप में बढ़ाते गए एक समय ऐसा है कि एकदम रैंडम हो गए और इंडिविजुअल एक एटम के रूप में ऐसे डोमेन हर तरफ अलग होने लगे। तो उस समय आप पता है इसका नेचर फेरो नहीं रहकर पैरा हो गया। कब पैरा नेचर जाएगा? जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा है। क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए डिफाइन होता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए वह टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर है जिसके नीचे की टेम्परेचर है, क्यूरी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है तो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और उससे ज्यादा टेम्परेचर है तो मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। हाँ, तो फेरो में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने के कारण हर इंडिविजुअल जो एटम है उसका डेवलपमेंट ज्यादा होता है, जिस कारण वो इंडिविजुअल न रह के आपस में इंटरेक्शन करके एक डायरेक्शन में आ जाते हैं और वो डोमेन बन जाते हैं, डोमेन के फॉर्म में होता है। हाँ, यदि टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के नीचे है तब तक तो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर है, लेकिन टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हो गया तो इसका नेचर पैरा। क्यों? क्योंकि डोमेन में था, टेम्परेचर बढ़ाते गए, रैंडमनेस हुआ, एक ऐसा रैंडमनेस हो जाएगा कि इंडिविजुअल एटम की तरह बिहेव करने लगेगा। अब समझ गए भाई, एटॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग होने लगा तो इसका नेचर पैरामैग्नेटिक मटेरियल का है, और ये क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर होगा तब। तो क्या आपको डाया, पैरा, फेरो तीनों समझ में आया है? बड़ा टफ है क्या डाया, पैरा, फेरो? हाँ, इस तरह से हमने तीन मटेरियल्स के बारे में पूरा बात कर दिया। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है। जहां का ना फेरो में भी B बराबर B नॉट प्लस BM होगा, BM स्ट्रांग होगा, बस फेरो और पैरा में नहीं अंतर है। फेरो में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज, लेकिन स्ट्रांग मैग्नेटाइज, और पैरा में उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज, लेकिन वीक है क्योंकि उसमें इंडिविजुअल एक एटम का डायपोल मोमेंट है, और इसमें क्या है, ग्रुप है, डोमेन के रूप में। अंदर की पूरी एक्सप्लेनेशन में क्लियर होता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो इस मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को और समझने में आसानी देता है। उसमें सबसे पहले तो आप जानिए, एक नाम है जो आप भी जानते हो, हम भी बात करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एच लिखा है। क्या बोले? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड माने वही जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं उसका इंटेंसिटी। जैसा तुमसे हम कई बार बोले हैं कि जो बाहर से फील्ड दे रहे हो B नॉट है, इसको मैग्नेटिक फील्ड कहो या मैग्नेटिक इंडक्शन, कहीं भी बोले ना मैग्नेटिक इंडक्शन निकालो तो समझना मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना। अब B नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H होगा फ्री स्पेस में, मतलब H बराबर कोई तुमसे बोले तो B नॉट बाई म्यू नॉट। कहीं भी तुमसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल दे, इंटेंसिटी बोल दे, म्यू नॉट B नॉट बाई म्यू नॉट। तो भाई एक बात तो क्लियर हो गया, B नॉट H बराबर B नॉट बाई म्यू नॉट। बल्कि किसी मटेरियल के अंदर बोला जाए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मटेरियल के अंदर B चेंज हो जाता है ना, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन का भी तो इफेक्ट आता है मटेरियल के अंदर, बाहरी फील्ड तो है ही है और मैग्नेटाइजेशन का भी इफेक्ट आता है। तो वहां B जब लिखते हैं तो यहां म्यू इंटू H कर देते हैं, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो फ्री स्पेस में है वही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो मटेरियल के अंदर भी है। समझ में आ रहा है? तो H समझ में आ रहा है H के बारे में। हाँ, लेकिन यहां म्यू चेंज हो जाएगा बेटा। म्यू क्या लिखा जाएगा जरा बताइए? म्यू लिखा जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। व्हाट इज म्यू आर हियर? म्यू आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी। म्यू आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव है ना, परमेबिलिटी। और म्यू नॉट जो है फ्री स्पेस की परमेबिलिटी, इसका वैल्यू आपको याद होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यदि एमकेएस सिस्टम में 10⁻⁷ एमकेएस यूनिट। इसीलिए यहां पर तुम्हें म्यू लिखना हो तो म्यू की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा। म्यू आर हो गया रिलेटिव परमेबिलिटी, तो हम ये कह सकते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू H।
समझ गए, बाहर फ्री स्पेस में v0 इक्वल टू v0 इंटू एच होता है, ये v0 बाई म्यू। लेकिन जब आप किसी मटेरियल के अंदर एच निकालेंगे तो b बाई म्यू करना पड़ेगा, वहां म्यू नहीं रहेगा, वहां म्यू की जगह म्यू0 इंटू म्यू आर है। b है मैग्नेटिक इंडक्शन, जबकि h है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो मैग्नेटाइज बाहर से फील्ड की हो उसकी इंटेंसिटी h है। पहले आप सब लोग लिख पाए यहां तक? चलिए h तो समझ में आ गया। अब एक और शब्द है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी था, जो बाहर से फील्ड थी उसकी इंटेंसिटी। अब है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब समझिएगा, जैसे हमने कहा था पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो सब जैसे आप बाहर से फील्ड देते हैं तो क्या होता है, सब डायपोल इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं। तो ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट along a particular direction is called मैग्नेटाइजेशन। क्या है मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन कहते हैं जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट जो डायपोल मोमेंट ओरिएंट होता है, उसका डायपोल मोमेंट, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो कहते हैं मैग्नेटाइजेशन क्या है, तो हम बोलते हैं भाई मैग्नेटाइजेशन जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट जो है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है एटम का, वो मैग्नेटिक फील्ड के या किसी एक लाइन में ओरिएंट हो, एक लाइन में सब ओरिएंट होने लगे, तो इस ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल मोमेंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन। अच्छा, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन क्यों बार बार बोल लेते हैं? क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो इसका मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, और यदि पैरा और फेरो है तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा, मतलब उसी डायरेक्शन में सभी डायपोल मोमेंट ओरिएंट होंगे। जबकि डायमैग्नेटिक मटेरियल में जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायपोल मोमेंट आएगा। समझ में आया? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है क्या? कहा गया नेट डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या कहा? नेट डायपोल मोमेंट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझिएगा इसका मतलब, जैसे ये है मान लीजिए और आपसे कहा कि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल दिया और बाहर से फील्ड दिखाया तो हम समझ गए जिस डायरेक्शन में फील्ड है वही डायरेक्शन मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन होगा। पैरा में तो मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन वही होगा, पैरा और फेरो दोनों में, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है जिस डायरेक्शन है, डाई में उसके अपोजिट होगा। तो आप कहें कि एक डायपोल है सर m1 है वो इधर की तरफ है θ1 एंगल पर, सर m2 है वो इधर की तरफ है θ2, सर m3 है इधर ही है, ऐसे ढेर सारा लिख रखा सब और इसका वॉल्यूम दे रखा है, इतने वॉल्यूम। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालना होगा ना, तो भाई मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन ये है ना, तो सभी का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इधर कितना है m1 cos θ1, इधर इसका कितना है m2 cos θ2, ये कितना है m3 है, सब लिख देंगे m1 cos θ1, m2 cos θ2, समझ रहे हैं? m3 पूरा है तो हम m3 पूरा लिखे, कोई अपोजिट होगा तो उसको भी घटा देंगे। और नेट डायपोल मोमेंट मैग्नेटाइजेशन के डायरेक्शन में निकाल के पर यूनिट वॉल्यूम कर दे तो इसी को हम क्या कहेंगे? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक्चुअल में नेट डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम। नेट डायपोल मोमेंट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, नेट डायपोल मोमेंट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम। एक आध जगह एक आध बार ऐसे क्वेश्चन आ गया, एंगल वॉल्यूम दे दिया था और एंगल भी बनाया था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पूछा था, तो सब m का कंपोनेंट तोड़ोगे, जिधर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटाइजेशन का। यदि हम लोग का पैरा बोलता फेरो पैरा दोनों डायमीटर अपोजिट हो, तो ऐसे में सबका कंपोनेंट जोड़ के तोड़ के इसको जोड़कर सब निकाल लेंगे, कोई अपोजिट भी होगा तो उसको घटा भी देंगे, है ना। नेट निकालें, नेट डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। बल्कि आप ये भी समझिएगा कि किसी बार मैग्नेट की बात करोगे, कौन सा मैग्नेट का? बार मैग्नेट, और उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कोई कहे तुमसे तो याद करें ये नॉर्थ पोल होता था, ये साउथ पोल होता था, इसमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है,
डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक में साउथ से नॉर्थ। अब इसमें तुमसे यदि कहा जाए कैपिटल एम निकाल, तो भूल गए तुम लोग, हम लोग कहते हैं ना स्मॉल एम इंटू 12 ये लेंथ। जैसे लेंथ नहीं होता, 12 का मतलब है नॉर्थ और साउथ के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस। नॉर्थ पोल एग्जैक्ट एंड पर नहीं माना जाता, थोड़ा अंदर रहता है। ये कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 12 हो जाता है। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लें तो वॉल्यूम करीब करीब a इंटू 12 होगा। हम एग्जैक्ट तो नहीं बोलते लेकिन लगभग है ना बेटा, क्योंकि 12 आप समझ लो टोटल लेंथ है, यदि ये 12 जो होगा वो नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस, और ये थोड़ा सा बड़ा होगा। अब आई निकालना होगा तो कैपिटल एम बाई वी करेंगे, तो इसका स्मॉल एम इंटू 12 हो गया, इधर वॉल्यूम a इंटू 12 कट जाता है, इंटेंसिटी ऑफ मेंटेनेंस आता है स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया, पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया। सॉल्व करके देखते हैं, पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया हो जाता है स्मॉल एम बाई ए। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, मैग्नेटाइजेशन होना। इसीलिए कहते हैं ना पोल स्ट्रेंथ m बराबर I इंटू ए। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसका प्रॉपर्टी हो गया, मटेरियल का, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटेंसिटी थोड़ा घटता है। तो आप कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यहाँ कह सकते हो कि पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका बड़ा उसका पोल स्ट्रेंथ बड़ा, और I बराबर स्मॉल m बाई ए होता है। हाँ, अब ये भी जान लीजिए जो I का डायरेक्शन होगा वो पैरा और फेरो में तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, लेकिन डाई मैग्नेटिक मटेरियल में ये उसके अपोजिट होगा। इसलिए अब ये I मेजर क्या करता है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ना बेटा, कहते ये मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालता है मैग्नेटाइजेशन के कारण। जब डायपोल एक डायरेक्शन में होता है तो अंदर मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन होता है। तो वहां Vm इक्वल टू तुमको लिखना पड़ेगा म्यू नॉट इंटू आई। Vm इक्वल टू लिखना पड़ेगा म्यू नॉट इंटू आई। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। म्यू नॉट इंटू आई कर दो, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो Vm इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आया समझ में, कुछ भी आ रहा है, बड़ा टफ लग रहा है क्या, टफ तो नहीं है, धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा, आराम से पढ़ते जाइए। आया Vm इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई कर दो, Vm इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब आप बड़े अच्छे से कर सकते हो, जैसे किसी मीडियम के अंदर B लिखते हैं ना, B तो कहते हैं ना B नॉट प्लस Vm। अब अच्छे से कहो ना सर B नॉट तो जिंदा है लेकिन Vm क्या हो गया, म्यू नॉट आई। V नॉट को बल्कि आप ऐसे लिखो म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट आई, ये टोटल B आ गया, टोटल B आ गया है ना। हाँ, म्यू नॉट बाहर कर दो तो ये लिखाएगा H प्लस आई, यही टोटल B आ गया बेटा, H प्लस आई। लिखने वाले तो ये भी कहते हैं H भी बाहर निकाल लो, तो B बराबर क्या लिखा जाएगा, H बाहर निकाल लो, B नॉट, समझोगे H बाहर म्यू नॉट H हो जाएगा, म्यू नॉट H को B नॉट लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख ही लो, पहले मैं निकाल के फिर मिटा देंगे। म्यू नॉट H और यहाँ 1 प्लस आई बाई H, और म्यू नॉट H को हम लिख देते तुम्हारे कहने पर B नॉट। आ रहा है समझ में? अब जरा आप लोग समझिएगा, यहाँ बहुत सा बातें धीरे धीरे हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सी बातें धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, समझने का प्रयास करिएगा सब लोग। एक और टर्म बता दें तब हम चीजों को खोलेंगे तो मजा आएगा, और वह है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी,
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बोला गया कि जनरल देखा जाता है कि यदि हम H बढ़ाएं, अरे H माने बाहरी वाला फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाएं तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सामान्य केस में I प्रोपोर्शनल टू H होता है। सामान्य केस में I प्रोपोर्शनल टू H होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक आएगा ये काई इंटू H। इस काई पढ़ते इधर है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू I बाई H लिखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू I बाई H, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू I बाई H, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू I बाई H, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू I बाई H। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू I बाई H। अब यहां ध्यान दीजिएगा भाई, यदि मैग्नेटाइजेशन डाइमैग्नेटिक मटेरियल है तो I और H का डायरेक्शन अपोजिट है, तो I यदि नेगेटिव होगा, H पॉजिटिव है तो I नेगेटिव होगा। किसमें, डाइमैग्नेटिक मटेरियल, डाइमैग्नेटिक मटेरियल में इंटेंसिटी कम, मैग्नेटाइजेशन बहुत कम होगा, है ना, वीक होता है डाइमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजेशन में। तो हम कहते हैं डाइमैग्नेटिक मटेरियल है, डाइमैग्नेटिक मटेरियल, तो वहां मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लेस देन 0 हो जाएगा। डाइमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लेस देन 0, लेस देन 0 क्यों, क्योंकि I और H अपोजिट है तो नेगेटिव हो जाएगा, H पॉजिटिव तो I नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है। और पैरा ये रहेगा बेटा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और मैग्नेटिक, बल्कि ये लेस देन 0 का ऑर्डर ही बता देते हैं, इसका ऑर्डर बेटा -10⁻⁵ का ऑर्डर होता है। I और H डायमेंशन ऐसे होगा, लेकिन ये ऑर्डर जो है 10⁻⁵ माइनस में है बेटा, माइनस में, नेगेटिव है 10⁻⁵। समझ सकते हो इसका I बाई H जो आ रहा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम नहीं, बहुत कम है। किसके लिए बात करें, 9 ये ऑर्डर बताएं 10⁻⁵ का है, और जो लेस देन 0 बहुत कम होता है, मतलब नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव में बहुत छोटा वैल्यू है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल निसंदेह यह ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इसका वैल्यू भी ज्यादा नहीं था, पॉजिटिव तो होता है लेकिन इसका वैल्यू भी ज्यादा नहीं है, इसका वैल्यू करीब करीब मान के चलो प्लस में है, लेकिन 10⁻³ से 10⁻⁵ का ऑर्डर होगा पैरामैग्नेटिक। जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा होगा, 0 से पॉजिटिव होगा, और ये ऑर्डर 10⁻³ से 10⁻⁵ से बताना चाहते हैं, ये अंतर है। दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव, 10⁻³ 10⁻⁵ और जहां या 10⁻³ 10⁻⁵ अंतर, और ये तो नेगेटिव है और भी कम है, इससे भी कम, देखो 10⁻⁵ में जाए। तो ये है डाया के लिए ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी I बाई H है बेटा, ठीक है, I बाई H है। जनरली पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ग्राफ खींचे तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में I और H का ग्राफ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में I और H का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, और इसी का स्लोप तो दे देगा ना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में I बाई H का ग्राफ क्या आएगा बेटा, I बाई H का ग्राफ ऐसा आएगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसके लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, जो मैग्नेटाइजेशन को एक्चुअली मेजर करता है। हाँ, यहां हम ये भी बोल सकते हैं, आप लोग इतने समझदार हैं और जानते हैं अच्छे से कि यदि हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बात करें, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बात करें तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में I और H का ग्राफ कुछ कॉम्प्लेक्स होता है और नॉन लीनियर होता है, ऐसे जाकर ऐसे, क्योंकि फेरो में तो हम बाहर से फील्ड अप्लाई करते हैं, पहले धीरे धीरे फिर तेजी से मैग्नेटाइजेशन होता है, क्योंकि एक साथ डोमेन घूमने लगते हैं, और एक समय आता है जब वो सैचुरेशन में पहुंच जाता है। सैचुरेशन का मतलब इससे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, जिस समय कहते हैं सैचुरेशन हो गया मैग्नेटाइजेशन, उसमें माना जाता है कि सभी डोमेन अब एक डायरेक्शन में हो गए, और सभी डोमेन एक डायरेक्शन में हो गए तो कह सकते हैं कि जो डिफरेंट डोमेन थे वो सिंगल डोमेन बन गया, और ये कहेंगे सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन है।
कौन सा मैग्नेटाइजेशन है? सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन है। कौन सा मैग्नेटाइजेशन है बेटा? सैचुरेशन वाला मैग्नेटाइजेशन है। ये देखिए सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन हो गया जब सब अलग अलग डोमेन जो था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, फेरो अलग अलग डोमेन था और जैसे फील्ड अप्लाई किए बढ़ता गया जब एक डोमेन हो जाए मतलब सब डायपोल एक ही डायरेक्शन में आ जाए, सिंगल डोमेन बन जाए तो समझ जाओ सैचुरेट हो गया। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात है, ये आता है। बल्कि कई लोग पूछते हैं कि जो सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो निसंदेह रैंडमली ढंग से कम होता है मैग्नेटाइजेशन, तो सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन भी कम होते यहां तक आएगा और ये क्यूरी टेम्परेचर है, थीटा सी क्यूरी टेम्परेचर। तो सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन कम सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर के साथ क्या होता है? घटता जाता है। हम लोग इस समय सब बातें करें मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, इंटेंसिटी और एच है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच का ग्राफ। तो हमने अभी भी बताया कि यदि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तब तो आई और एच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द वर्ड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो आई और एच का ग्राफ यदि आप खींचेंगे तो शायद ऐसे जाएगा और सैचुरेट हो जाएगा। सिंगल डोमेन सैचुरेट जब होगा तो अलग अलग डोमेन सब घूम घाम के एक ही डायरेक्शन में आएगा, तो कहेंगे सब डोमेन सिंगल डोमेन में कन्वर्ट होगा। बल्कि सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन जो आ रहा है फेरो का है, ये पैरा का सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन जो है उसका ग्राफ खींचोगे टेम्परेचर के साथ तो सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर के साथ घटता है और पूरी टेम्परेचर तक जाने की। मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी जो बहुत छोटा है और निगेटिव वैल्यू है डाई के लिए, तो उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट हम नहीं के बराबर लेते। यदि कोई कहे डायमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, तो कहेंगे इंडिपेंडेंट होगा उसका मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी बहुत कम है और निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि आई और एच अपोजिट है और टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल यदि है तो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/t होगा, बल्कि प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो c/t हो जाएगा। मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, किसके लिए बेटा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। हाँ, इसका मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी और t का ग्राफ यदि खींचेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल में तो ऐसे जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी घटता जाता है। किसके लिए मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी घटता जाता है बेटा? ये हम बात कर रहे हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी घटता जाता है। लेकिन जब बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सुनाई दे रहा है सबको ना? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम काई बराबर, हाँ पहले समझ जाना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में सस्टेबिलिटी जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो T इज ग्रेटर देन थीटा C, क्यूरी टेम्परेचर ज्यादा है तब, मतलब जब वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा तब। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तभी तक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जब तक उसका टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से कम है, और तब उस समय की टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स वेरिएशन होता है, उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो कहीं ना कहीं मटेरियल की प्रॉपर्टी पर है। लेकिन जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है तो हम कह सकते हैं भाई हाँ अब मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/t माइनस थीटा C। लेकिन कब? जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर ज्यादा, मतलब जब पैरामैग्नेटिक बन गया तब, और जब तक टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर कम है तो हम डिफाइन नहीं कर रहे, और उस समय मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी इक्वल टू C/t माइनस थीटा C बोला जाता है। बहुत बात हो गया मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी के बाद। मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी निगेटिव होता है क्या? हाँ होता है, कि बहुत छोटा होता है, -10⁻⁵ डाई के लिए। हाँ, यही हम बात को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये करने जा रहे हैं बेटा कि B बराबर तुमने B0 1 + I/h नहीं लिखा था? देखो ना यहाँ एक रिलेशन और आ गया ना, B = B0 1 + I/h।
तो 1 प्लस काई b इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस काई। अब ध्यान देना काई का वैल्यू पॉजिटिव है किसमें बेटा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इसीलिए ये भी है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। यदि डाया का बात करें तो डायामैग्नेटिक मटेरियल में काई लेस देन, काई जो देख रहे हो लेस देन 0 है, और ये लेस देन 0 का तो ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगा, तो b लेस देन b नॉट हो जाएगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा बाहर से, क्यों, क्योंकि अपोजिट है मैग्नेटाइजेशन। लेकिन पैरा का बात करेंगे, पैरा और फेरो में तो काई ग्रेटर देन 0 है, तो b हमेशा b नॉट से ज्यादा है, ये पूरा 1 से ज्यादा हो जाएगा पूरा वैल्यू। काई ग्रेटर देन 0 है, मैट्रिक्स स्टेबिलिटी समझ में आ रहा है। मैट्रिक्स स्टेबिलिटी आई बाई एच है। डाई में क्यों निगेटिव हो गया, क्योंकि आई और एच का डायरेक्शन अपोजिट है। पैरा और फेरो में सेम है, पैरा में आई पॉजिटिव तो है लेकिन वैल्यू कम है 10⁻³ से 10⁻⁵। तो ये जब बात करते हैं डाई में तो अरे फेरो में तो बहुत ज्यादा हो जाता है मैट्रिक्स स्टेबिलिटी का। यदि तुम लोग इतना समझे तो यहीं पर एक रिलेशन है। b बराबर तुम ही लोग अभी भी हमको बताए b बराबर म्यू इंटू एच लिख सकते हैं मटेरियल के अंदर, और ये b नॉट 1 प्लस काई है। अरे सर म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू को लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और b नॉट बराबर तुम ही लोग बताए हमको म्यू नॉट एच। एच गया म्यू नॉट गया, अरे वाह, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। रिलेटिव परमेबिलिटी जो है म्यू आर तो 1 प्लस काई, इसका मतलब क्या है, यदि डाया है, कौन है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है, तो काई लेस देन 0 है। हाँ वैल्यू बहुत कम होगा, मैंने कहा ना माइनस में 10⁻⁵, नेगेटिव में 10⁻⁵। तो जब लेस देन लिख के होगा तो म्यू आर का वैल्यू 1 से थोड़ा कम, ज्यादा नहीं, स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1, म्यू आर इज slightly less than 1 because chi is negative but very small value. So mu r is slightly less than 1 for diamagnetic material. For paramagnetic material chi is positive value और बहुत बड़ा ज्यादा नहीं है, तो कह सकते mu r is slightly greater than 1। और फेरो के लिए तो बात ही मत करना, 10⁻³ 10⁻⁵ 1 जोड़ो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो म्यू आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन 1। फेरो के लिए, फेरो के लिए, फेरो के लिए, पैरा के लिए तो अच्छा लिख लेना भाई, अच्छा नहीं लिखे हैं अब वो तो सजा के लिखे। और डाया के लिए म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई, म्यू आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी, काई इज मैग्नेटिक ससेबिलिटी, काई इक्वल टू आई बाई एच। मैग्नेटिक ससेबिलिटी से ये पता लगता है ना कि कितना फील्ड देने पर मैग्नेटाइजेशन हो, जिसमें मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा, मैग्नेटिक ससेबिलिटी ज्यादा होगा, मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है। यहीं पर एक बात और हम करना चाहेंगे, कई लोग फील्ड बनाते हैं, एक बात देखिएगा, इतना समझ में आया होगा सब लोग को। कई लोग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और ऐसे दिखाते, देखो ऐसे बनाकर क्या दिखाते हैं, ऐसे है। यदि मान लो ये कौन है, यदि यह मटेरियल जो है वह डाया है, डायामैग्नेटिक मटेरियल, तो फील्ड कैसा बनेगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल। कई क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में जैसे ही ये लाइन अंदर जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड घट जाता है ना, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे, फिर बाहर निकल के वैसे ही जाएगा। अंदर ये क्या बता रहा है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये बता रहा है दूर दूर होने का मतलब अंदर फील्ड घट गया। जबकि पैरा होगा, यदि पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा तो अंदर जैसे ही जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, जैसे अंदर जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, जैसे ही अंदर जाए पैरामैग्नेटिक, पैरा, तो फिगर को ऐसे बनाना एकदम, ये क्या कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा मटेरियल अंदर, देखिएगा जैसे श्रिंक कर गया। मतलब बताने की कोशिश, क्या आप समझ गए होंगे सब अच्छे से, है ना, ये ऐसे हो गया पास पास। ये कौन सा नेचर है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, और यही नेचर फेरो में भी होगा और तेज, फेरो में भी यही नेचर होगा, बल्कि फेरो में क्या होगा और तेज,
क्या होगा? और तेज ये सिकुड़ेगा, और तेज सिकुड़ेगा ना, और तेज सिकुड़ेगा ना। हाँ फेरो में फेरो। लेकिन बेटा एक और टर्म है जिसको बिना बताए हम जाएंगे तो हमको मन में अच्छा नहीं लगेगा। उसका नाम है, बता रहे हैं, और वह है सुपर कंडक्टर। कई लोग सुपर कंडक्टर को फेरो की तरह मान लेते, गलत है। सुपर कंडक्टर अलग है। सुपर कंडक्टर कह सकते डायमैग्नेटिक नेचर का सुपरलेटिव। जैसे कई कहते सुपर कंडक्टर, जो भी आया तो नहीं है, हुआ नहीं है, यानी सुपर कंडक्टर, इसको मैसिनर इफेक्ट भी कहते हैं, बताया जाए मैसिनर इफेक्ट। सुपर कंडक्टर है यदि, तो सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस बनाएंगे तो ऐसे जाएगा, हाईली रिपल्सिव नेचर दिखाई देगा, और इतना रिपल्सिव हो जाएगा कि ये ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, सभी लाइंस एकदम हो जाएंगे, अंदर भी जीरो हो जाएगा। मतलब इतना मैग्नेटाइजेशन सुपर कंडक्टर में जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, और ऐसा अपोजिट होगा कि बी जीरो हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, बी जीरो होगा। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, कंडक्टर बी मतलब बी नॉट प्लस बी एम इक्वल टू जीरो, मतलब म्यू नॉट एच इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू नॉट आई, मतलब H इक्वल टू माइनस आई। दूसरे वर्ड में मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी क्या हो जाएगा? I बाई H होता है ना, I बाई H मतलब -1। मतलब इसमें बात करोगे सुपर कंडक्टर है तो मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी का वैल्यू -1 होगा, और म्यूआर क्या हो जाएगा? म्यूआर इक्वल टू 1 प्लस काई होता है, तो सुपर कंडक्टर है तो म्यूआर इक्वल टू 1 प्लस काई, काई का वैल्यू -1, म्यूआर 0। म्यूआर 0 है तो क्या हो जाएगा बेटा? सुपर कंडक्टर हो जाएगा। म्यूआर 0 तो सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर कह सकते हो डायमैग्नेटिक मटेरियल का सुपरलेटिव डिग्री, है ना। डायमैटेरियल में अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है लेकिन वीक होता है, तो इस सुपर कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा मैग्नेटाइजेशन होगा ताकि बाहरी फील्ड को वो बैलेंस कर दे। मैसिनर इफेक्ट है, मैसिनर इफेक्ट। सुपर कंडक्टर, ध्यान दीजिएगा कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। फेरो में अलग बात है, फेरो अलग है, सुपर अलग है। फेरो में तो सबका सब राइट डायरेक्शन। तो ये हम लोगों ने पूरा बात चिल्ला चिल्ला के खत्म कर दिया सुपर कंडक्टर का बात। तो क्या क्या बात आया कि समझ गए होंगे। म्यू आर क्या है? म्यू आर 0 है सुपर कंडक्टर के लिए। सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा? -1। नेट भी 0 है। जब बात करते हैं डाया के लिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो म्यू आर जो है नहीं मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी लेस देन 0 है, लेकिन इसका ऑर्डर बहुत कम है, -10 -5 का ऑर्डर है बेटा, माइनस नहीं। म्यू आर क्या हो जाएगा इस केस में? लेस देन 1 होगा। बी जो है वो बी नॉट से छोटा है, स्लाइटली। पैरामेग्नेटिक मटेरियल है तो म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, काई इज ग्रेटर देन 0। हाँ, लेकिन ये वैल्यू जो है इसका 10⁻⁻² से पॉजिटिव है, लेकिन स्लाइटली पॉजिटिव है। और यहां पर हम कह सकते हैं कि B ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? B नॉट। ठीक है, ये किसके लिए? पैरा। अब फेरो में समझ गए, ये ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, पॉजिटिव बहुत बड़ा हो जाएगा, और B बहुत बड़ा हो जाता है, B नॉट। ये था, तीनों खेल खत्म, और हम सब एक एक बात कर रहे हैं। याद है मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी की हम बात करें प्रोपोर्शनल टू 1/T होगा पैरामेग्नेटिक मटेरियल। फेरो में हम T यदि थीटा से T क्यूरी टेम्परेचर से कम है तो हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे, यदि T क्यूरी टेम्परेचर ज्यादा है तब मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी के लिए फॉर्मूला C/T - थीटा C ले सकते हैं। थीटा C क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर के नीचे है तो वह फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, उससे ज्यादा है तो वह पैरामैग्नेटिक बिहेवियर।
आई और एच का ग्राफ खींचते हैं यदि जनरल, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए तो ये स्ट्रेट लाइन आता है, अरे पैरा 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 के लिए, लेकिन फेरो के लिए बात करोगे तो ऐसा ग्राफ आएगा, और ये कहीं ना कहीं सैचुरेट हो जाता है, सिंगल डोमेन कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सैचुरेटेड मेटाइजेशन भी कम होगा, और यहाँ भी हो रहा है, दिखाया जा रहा है। इस तरह से इसके सभी टर्म को हम लोगों ने तेजी से ही खत्म किया है। अब एक और बचा हिस्टेरिसिस कर्व। क्या बचा? हिस्टेरिसिस कर्व बचा। ये थोड़ा चिल्लाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। हिस्टेरिसिस कर्व, हिस्टेरिसिस कर्व वास्तव में बेटा आई और एच का ग्राफ है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। पूरा मेटाइजेशन, डीमेटाइजेशन सब कुछ समझते हैं इस हिस्टेरिसिस कर्व में। ठीक है, हिस्टेरिसिस कर्व क्या है? हिस्टेरिसिस का समझना, अच्छे से समझने का प्रयास करना। जैसा हम तुमसे कहे कि यदि इसमें आप एच यदि हमने लिया एक का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और टेम्परेचर बढ़ाने लगे तो सर इसका नेचर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा और सैचुरेट कर जाएगा। सैचुरेट के बाद जितना एच बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगल डोमेन हो गया है, एक ही तरफ सब हो गया है, डायपोल, अब क्या बढ़ेगा, जितना बढ़ा था बढ़। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड घटाते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ना, जो बाहर से दिया गया मैग्नेटिक फील्ड एच है ना, वो घटा है। जैसे ही घटाते हैं ना तो अब ये उस पाथ को रिट्रेस नहीं करता है। इसका गजब की बात, एच बढ़ाया तो जीरो से शुरू हुआ, लेकिन जब हम घटा रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं एच को, तो इस पाथ को नहीं फॉलो कर रहा है, बल्कि वो ऐसे फॉलो कर रहा है। ओ से ए को नहीं फॉलो किया, बल्कि ए से बी फॉलो किया। जब ए से बी आया तो देख लो ना, एच हमने जीरो भी कर दिया, एच क्या कर दिया, जीरो भी कर दिया, तो भी यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह गया है, मैग्नेटाइजेशन रह गया, जबकि बाहर का बी जीरो हो गया है, बी नॉट जीरो हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ मैग्नेटाइजेशन रह गया है। कुछ कहानी ऐसे है, समझ जाओ, सब रैंडम थे, तुमने फील्ड दिया, बाहर से फील्ड दिया, जितने डोमेन थे सब डोमेन क्या हो गए बेटा, सिंगल डोमेन में आ गए, सैचुरेट हो गए। और सैचुरेट हुए तो जब हम इनको फील्ड हटाए तो कुछ तो वापस आ गए, कुछ तो वापस गए, लेकिन भाई मैक्सिमम अभी इसी डायरेक्शन में भी रह गए हैं, कुछ हट गए हैं। ये जो मेटाइजेशन कुछ रह गया, इस मेटाइजेशन को हम कहते हैं पहले क्या किया बेटा, फील्ड दिया गया तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सैचुरेट हो गया, सैचुरेट होने के बाद जब फील्ड रिड्यूस किया गया तो मेटाइजेशन घटा, फील्ड जीरो हो गया, लेकिन मेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ। ये जो मेटाइजेशन बचा रह गया, इसी को कहते हैं रेसिडुअल मेटाइजेशन, रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन। या रेटेंटिविटी, और हम लोगों ने क्या किया भाई, अब समझ रहे होंगे सब लोग कि अब क्या हुआ था भाई, अब क्या हुआ कि हमने फील्ड हटा दिया तो भी कुछ तो इधर है, लेकिन कुछ इधर का रैंडमली हो गया, रेसिडुअल रह गया मेटाइजेशन। अब यदि हम फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में रखें तो अब ये अपोजिट बनेगा, इसको नेगेटिव बना दें, ये पॉजिटिव में था, इधर नेगेटिव, मतलब अपोजिट फील्ड अप्लाई कर, तो अब जो रेसिडुअल मेटाइजेशन वो खत्म होने लगेगा। तो रेसिडुअल मेटाइजेशन को खत्म करने के लिए भी एक नेगेटिव चाहेगा, और ये देखो HC इसको कहते हैं, इसको कहते हैं कोरिसिव फोर्स। क्या कहते हैं, कोरिसिव फोर्स, कोरिसिव फोर्स। कुछ लोग इसको कोरिसिविटी कहते हैं, कोरिसिविटी, 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 और इसको क्या कहेंगे, रेटेंटिविटी। इसको कोरिसिव फोर्स भी कहें तो इसी की बात कर रहा है, या कोरिसिविटी कहेगा, कोरिसिविटी, कोरिसिविटी, ITY लगा तो कोरिसिविटी, तो ये हो गया कोरिसिविटी। तो जिस मैग्नेटिक फील्ड रेसिडुअल, जितना अपोजिट डायरेक्शन रेसिडुअल मेटाइजेशन है, अब रेसिडुअल मेटाइजेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हम बाहर से फील्ड लगाएं तो एक ऐसा फील्ड आएगा जिस पर रेसिडुअल मेटाइजेशन जीरो हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे कोरिसिविटी। अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या करो भाई,
अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन करो, जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन किए तो सब का सब मैग्नेटाइज्ड हो गया। किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। सब का सब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। ये जब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया तो अब भाई क्यों गया अपोजिट, सब के सब जो सी इधर थे अब इधर सब मैग्नेटाइज हो गया। फिर वही बात, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगी, फिर रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन, अरे सेचुरेट हो जाएगा। सेचुरेट के बाद फिर आप फिर हटाओगे नेगेटिव डायरेक्शन वाला, फिर यहाँ पे कुछ बच जाएगा और फिर उसके बाद ये आप इस डायरेक्शन में फिर दीजिए, है ना, अब फिर दीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन फिर ये कहीं ना कहीं इसको जीरो करेगा पूरे मैग्नेटाइजेशन को, फिर उसी डायरेक्शन करके फिर यही पाथ को अब क्या करेगा, ये रिपीट करता रहेगा। इसी को हम लोगों ने क्या कहा बेटा? हिस्टेरिसिस कर्व। हिस्टेरिसिस कर्व, हिस्टेरिसिस कर्व, हिस्टेरिसिस कर्व, हिस्टेरिसिस कर्व, हिस्टेरिसिस कर्व, हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस कर्व, हिस्टेरिसिस कर्व, ठीक है। ये हिस्टेरिसिस कर्व तो स्पेलिंग देख लेना बेटा आपको, HYSTERESIS, हिस्टेरिसिस, है ना। ये हिस्टेरिसिस कर्व हो गया, ये हिस्टेरिसिस कर्व हो गया, है ना। अब इसमें क्या क्या हुआ, फिर से एक बार, दो टर्म इंपॉर्टेंट है, रिटेंटिविटी, कोरिसिविटी। रिटेंटिविटी, कोरिसिविटी क्या है, फिर से सुनो जल्दी। हम लोगों ने फील्ड अप्लाई किया, जब फील्ड अप्लाई किया हम लोगों ने जब फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ, पहले फील्ड अप्लाई किया तो पहले मैग्नेटाइजेशन हुआ, मैग्नेटाइजेशन बढ़ता गया, सैचुरेट हो गया, लेकिन फिर जब फील्ड हटाया तो इस लाइन को रिट्रेस नहीं करेगा, फिर ये आ जाएगा यहाँ पर, है ना। फील्ड हटाने के बाद भी मैग्नेटाइजेशन बचा रह जाता है, फील्ड हटाने के बाद भी पहले मैग्नेटाइज कर दो, सैचुरेट हो गया, उसके बाद फील्ड हटा दो तो भी मैग्नेटाइजेशन बचा होगा, उसको हम कहेंगे रिटेंटिविटी या रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन। फिर अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड दिया और एक फील्ड पर मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया, उसको कहेंगे कोरिसिविटी या कोरिसिव फोर्स। फिर अपोजिट में दिया बेटा, अपोजिट में मैग्नेटाइजेशन हो गया, सैचुरेट कर गया, फिर से अपोजिट वाला फील्ड हटाने लगे, फिर यहाँ पर आए जब अपोजिट फील्ड भी हटाए तो मैग्नेटाइजेशन बचा रह गया, और इसी तरह का कर्व, ये हिस्टेरिसिस कर्व, ठीक है। हिस्टेरिसिस कर्व में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कहते हैं एक शॉर्ट मैग्नेटिक मटेरियल, एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। शॉर्ट मैग्नेटिक मटेरियल उसको कहते हैं जिसका मैग्नेटाइजेशन भी जल्दी हो और क्या, जिसका मैग्नेटाइजेशन भी जल्दी हो और क्या क्या चीज बोलो, जिसका मैग्नेटाइजेशन भी जल्दी हो और डीमैग्नेटाइजेशन भी जल्दी हो। सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ना ऐसे लोग जो जल्दी मैग्नेटाइज हो, जल्दी डीमैग्नेटाइज। और हार्ड क्या, पहले मैग्नेटाइज नहीं होंगे जल्दी और मैग्नेटाइज हो गए तो डीमैग्नेटाइज नहीं होंगे, तो जो मैग्नेटाइज हो गए तो डीमैग्नेटाइज नहीं होंगे, वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो कहा जाता है इसमें शॉर्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स उनको कहेंगे जिसमें मैग्नेटाइजेशन भी जल्दी हो, मतलब क्या होगा जो है मैग्नेटाइजेशन भी जल्दी हो, डीमैग्नेटाइजेशन जल्दी हो। तो समझना हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जोड़ी होगा, जो हार्ड होगा इसका डीमैग्नेटाइजेशन जल्दी नहीं होता, तो डीमैग्नेटाइजेशन जल्दी नहीं होगा तो उसका ये जो होगा वो ज्यादा होगा, तो हार्ड में कोरिसिविटी ज्यादा होगा, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो कोरिसिविटी ज्यादा होगा। सुन रहे हो, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल तो कोरिसिविटी ज्यादा होगा, क्लियर है। और जल्दी ये डीमैग्नेटाइज भी नहीं होंगे तो इनका क्या नाम है, रिटेंटिविटी भी दिखेगा, हम लोग ज्यादा ही दिखेगा, रिटेंटिविटी ज्यादा ही रिटेंटिविटी दिखेगा। लेकिन जब हम कहेंगे शॉर्ट मैग्नेटिक मटेरियल है तो ये कोरिसिविटी कम हो जाएगा, शॉर्ट मैग्नेटिक मटेरियल में जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे ना, जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे तो मतलब कोरिसिविटी कम, कोरिसिविटी कम हो जाएंगे, ठीक है। जब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में कोरिसिविटी भी कम हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जब रहेगा तो कुछ पतला सा ग्राफ दिखेगा, और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो ग्राफ बड़ा सा, मेन कोरिसिव वाला कहते हैं। रिटेंटिविटी तो समझ में आया मतलब, है ना। तो जिसमें ये पतला हो जाए, जिसमें ये पतला हो जाए, इसे ये वाला बोला जाए तो अच्छा नहीं बना, फिगर बना लेना अच्छे से भाई, है ना, थोड़ा सा ऐसे बना लो, जिसमें ये पतला हो जाए आप लोग को तो समझ जाना ये शॉर्ट मैग्नेटिक मटेरियल और ये क्या है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। और ध्यान देना जो इसका एरिया होता है ना, आईएच का आपका एरिया, वो वास्तव में
हिस्टेरिसिस लॉस देता है। मतलब एरिया से हम देखते हैं किसमें हिस्टेरिसिस लॉस माने हीट के रूप में एनर्जी लॉस। जो ये मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता है ना बेटा, उसमें हीट के रूप में एनर्जी लॉस होता है, उस लॉस को बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। और वो मेजर किया जाता है एरिया, जिसमें एरिया ज्यादा होगा उसमें हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा होगा। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा। तो ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और ये क्या है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई समझिए हिस्टेरिसिस लॉस, तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा, कोरिसिविटी कम होगा, ठीक है। सॉफ्ट मैग्नेटिक चूंकि जल्दी मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो इसकी रेटेंटिविटी भी कम हो सकती है। हार्ड में क्या होगा बेटा, कोरिसिविटी तो ज्यादा ही होना चाहिए, रेटेंटिविटी भी हाई हो सकता है, ठीक है। या रेटेंटिविटी भी हाई, कोरिसिविटी वैसे भी रेटेंटिविटी तुरंत नहीं खत्म होगा, भाई बहुत जितना ये सैचुरेट हो गया फिर सैचुरेट होने के बाद जल्दी तो सैचुरेट नहीं होगा, और सैचुरेट हो गया तो जल्दी वो डीमैग्नेटाइज भी नहीं, तो इससे ऊपर ही रह जाता है, ज्यादा नहीं गिरता। लेकिन यहाँ तेजी से गिरता है ना, तो इसमें रेटेंटिविटी कम हो जाएगा और इसका क्या नाम है, कोरिसिविटी भी कम। इसमें रेटेंटिविटी कंपैरेटिवली इसके ज्यादा ही रहेगा, कोरिसिविटी तो ज्यादा ही रहेगा, कोरिसिविटी से ज्यादा बचाता है। और इसमें हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा, इसमें हिस्टेरिसिस लॉस क्या है, जब मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है और उससे कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। और ये इसके एरिया के प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा कर्व का एरिया होगा, उतना ज्यादा इसमें हिस्टेरिसिस लॉस होगा। क्या इतना समझ में आ गया सबको? एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछता है, परमानेंट मैग्नेट किससे बनेगा? तो परमानेंट मैग्नेट जब भी बनाएंगे तो हम किस मटेरियल से बनाना चाहेंगे, ऐसे मटेरियल जिसकी कोरिसिविटी भी हाई हो। परमानेंट परमानेंट रहना है, कोरिसिविटी भी हाई हो और रेटेंटिविटी भी हाई। परमानेंट है ना, हटने के बाद भी रहे, और कोरिसिविटी भी हाई और रेटेंटिविटी भी हाई, तो हम चाहेंगे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करें। तो परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो कोरिसिविटी भी हाई और रेटेंटिविटी भी हाई चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बेल बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के कंसेप्ट पर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम चाहेंगे कि हिस्टेरिसिस लॉस पहले तो कम से कम ही रहे। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बने उसमें क्या हो कि जैसे ही हम करंट ऑन किए मैग्नेटाइजेशन हटाएं तो मैग्नेटाइजेशन खत्म। तो इसके लिए कोरिसिविटी तो लो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, कोरिसिविटी लो हो तो बेहतर हो जाए, ठीक है, कोरिसिविटी लो हो जाए, है ना। हाँ, रेटेंटिविटी थोड़ा हाई ही दिखता है उसमें, रेटेंटिविटी थोड़ा हाई दिखता है, कोरिसिविटी लो और रेटेंटिविटी हाई, ठीक है। किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो ये अब जैसा नेचर मिलता है उस पर हम उस तरह का मटेरियल का यूज करते हैं जिस तरह की बात करें। लेकिन ये बात समझ में आ गया कि जिसमें एरिया ज्यादा उसमें हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा, कोरिसिविटी ज्यादा मतलब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, कोरिसिविटी कम तो ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। हाँ, रेटेंटिविटी के बारे में है कि भाई जैसे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जल्दी यदि मैग्नेटाइज नहीं होगा तो डीमैग्नेटाइज जल्दी नहीं होगा, तो इसकी रेटेंटिविटी इसके कंपेयर में ज्यादा नहीं है। लेकिन शॉर्ट में इसके कंपेयर में अच्छा नहीं बनाया है, इसके कंपेयर में और तेज गिरा देना चाहिए और तेज गिर जाएगा सैचुरेट की तरह से। तो क्या हिस्टेरिसिस कर्व समझ में आ गया? शॉर्ट मटेरियल देखोगे जितना ये पतला होगा उतना बेहतर करोगे शॉर्ट मटेरियल, शॉर्ट के लिए। हार्ड जितना बड़ा रहेगा, परमानेंट मैग्नेट है तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कोरिसिविटी भी हाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो कोरिसिविटी लो होगा लेकिन रेटेंटिविटी हाई। क्लियर हो गया सब लोग को? बन जाएगा सबसे इतना बात। तो ये कौन सा टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, मैग्नेटिक मटेरियल नाम का टॉपिक करीब करीब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो देखिएगा आप लोग और समझिएगा। दैट्स ऑल।